नमस्कार, आप देख रहे हैं सब कुछ बिहार। आज हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर। अब तक जो बिहार में चुनाव कई दशक से होते आ रहा है, एनडीए और महागठबंधन के बीच में। अब इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच में मतलब चुनाव की बात है, लेकिन तीसरे मुल्क में का जन स्वराज भी सामने आया, वह कितना सफल रहेगा हम बात करते हैं। हमारे बीच जुड़े हैं जन स्वराज से वीरेंद्र राय जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भूषण जी। तो मतलब आप देख रहे हैं जो बिहार में जो 2025 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो प्रशांत किशोर विकल्प के रूप में सामने आ रहा है, तो कहाँ तक जी मुझसे आप पूछ रहे हैं? हाँ जी। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं। उसके पहले वो बहुत सारे नेताओं का चुनाव मैनेजमेंट किए हैं, लेकिन इस बार उनका मैनेजमेंट होना बाकी है। और बिहार में आप जातिगत पॉलिटिक्स को नकार नहीं सकते हैं। और बिहार आज के डेट में दो धुरी में बटा हुआ है, यूपीए बनाम एनडीए। और इसमें से आप देखें, जितनी छोटी छोटी भी पार्टियां होती थी बिहार में, निषाद पार्टी हो, हम हो, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, उसका तो नाम बदलते रहता है, चिराग पासवान जी की लोजपा, जो दो भागों में टूट गई पशुपति पर पास, लेकिन फिर भी लोजपा चिराग पासवान जी की मानी जाएगी। तो सभी ने अपना दल तय किया। यहाँ तक कि लेफ्ट, जो कि लेफ्ट की बहुत सारी पार्टियां होगा, आप जानते हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम, ये सब जितनी पार्टियों का मैंने नाम लिया, सब कहीं ना कहीं यूपीए या एनडीए में है। तो दो धुरी के बीच में चुनाव होने के आसार है बिहार में। और राष्ट्रीय पार्टी भी इन्हीं दो धुरी में है, कांग्रेस और बीजेपी। और इसके बीच में प्रशांत किशोर को रास्ता तलाशना है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कोई सफलता नहीं मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी राह इतनी आसान नहीं होगी बिहार में। और इसका शुरुआत आप तो देख ही लिए कि किस तरह हुआ है कि यूपीए के घटक दल है राजद, उसके एक नेता ने प्रशांत किशोर को एक लेटर जब लिखा था, तो उन्होंने उसे प्रशांत किशोर पांडे कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो राजनीति में आएंगे तो उन्हें तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो भाजपा के साथ हैं। और जैसे उन पर यह चिपकेगा कि वो भाजपा के साथ हैं, तो एक खास वोट बैंक उनसे भाग जाएगा। और जब वो भागेगा तो फिर अगर वो दूसरी तरफ प्रयास करते हैं तो उनको भाजपा का जो वोट बैंक है, एनडीए का जो वोट बैंक है, उसकी तरफ बढ़ना होगा। तो क्या उसका वोट बैंक ले पाएंगे? बहुत सारे तमाम सवाल है, जब आएंगे तो देखना होगा। लेकिन मुझे इसके बीच में ये लगता है कि एक इनके लिए आसान राह जरूर है कि अगर एक सीट में 3 उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार हैं, टिकट तो दोनों ओर से 2 को ही मिलेगा, 2 खाली रह जाते हैं, और उस 2 में से किसी एक को टिकट देना है। और किसको देना, ये प्रशांत किशोर जी बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये काम किए हैं। तो अगर ऐसे उम्मीदवार मिल गए तो उसमें से कुछ को सफलता मिल सकती है। जी बिहार में जोर शोर से जन स्वराज का गांव गमई में चर्चा है। और पदयात्रा के बाद गांव के लोगों का झुकाव हुआ है और गांव में जन स्वराज की चर्चा है, जिसके कारण और खास करके जातीय गोलबंदी को तोड़ने के लिए उन प्रशांत किशोर जी ने घोषणा करके रखा है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उस हिसाब से जिस तरह से अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोगों को जन स्वराज भी टिकट में भागीदारी देगा, महिलाओं की भागीदारी देगा, तो निश्चित रूप से एक नया जगह लोग बिहार के तलाश रहे हैं। एनडीए और यूपीए के बीच से एक नया रास्ता निकलेगा। जातीय समीकरण के आधार पर फतह कर पाएंगे क्या प्रशांत किशोर? निश्चित रूप से जो जिस जाति के लोग हैं, जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी में, उसी के हिस्से में टिकट मिलेगा। तो निश्चित रूप से लोग जो एक नई दिशा तलाश रहे हैं, उस स्वजाति के लोग उनको वोट करेंगे। जातीय समीकरण तो पहले से बन चुका है, महागठबंधन हो या जैसे इंडिया गठबंधन एनडीए हो, दोनों जातीय गठबंधन जातीय आधार पर भी चला है। तो प्रशांत किशोर जी आगे क्या ऐसे करेंगे जो उनके जातीय समीकरण में लोग चला जाएगा?
जातीय समीकरण का जहाँ तक सवाल है, सभी जाति में लोग जातिवाद से भी उठ चुके हैं। कुछ जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो चाहते हैं कि जात पात से अलग होकर भी राजनीति हो। ऐसे लोगों का भी जमावड़ा है जो राजनीति के बहुत पीछे चले गए थे, मुख्य धारा से अलग हो गए थे। वैसे लोगों का जुटान और जुड़ाव भी जनसुराज से हो रहा है, जो एक सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेगा। अमिताभ भूषण जी, देखिए, जो अभी तक मैंने सुना, मैं इसको पूरी चर्चा को दो हिस्सों में देखता हूँ। एक हिस्सा बिहार की चुनावी राजनीति से जुड़ता है और दूसरा हिस्सा प्रशांत किशोर के काम और उनके व्यक्तित्व से जुड़ता है। पहले हिस्से में बिहार के संदर्भ में जो मेरी समझ है कि बिहार सियासत की ऐसी जमीन है, उस जमीन पर सफल होने के लिए या तो चुनावी राजनीति में किसी भी दल या व्यक्ति का जातिगत आधार हो, या फिर वैचारिक पृष्ठभूमि हो, विचार के सिद्धांत के मामलों में तपे तपाए व्यक्ति हो, तो उनको सफलता मिल सकती है। मसलन बिहार के भीतर देखिए एक सिलसिला रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मधु लिमय हो, शरद यादव हो, तमाम लोग बाहर से जा करके और बिहार में चुनाव जीतते रहे हैं। क्यों जीतते रहे हैं? जाति के आधार पर नहीं जीतते रहे, विचार के आधार पर जीतते रहे हैं। जयप्रकाश नारायण में आंदोलन खड़ा होता है, उस आंदोलन से उनके चेले निकलते हैं और फिर बिहार की सियासत को बड़ी करते हैं, उस पर कब्जा करते हैं। फिर एक दौर आता है जब बिहार को नए विकल्प की तलाश है, लेकिन क्या वो विकल्प प्रशांत किशोर हैं? तो प्रशांत किशोर को मैं व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि वो विकल्प के तौर पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि प्रशांत किशोर को विचार के आधार पर प्रशांत जी के जनसुराज की बात हो तो विचार के नाम पर वहां बहुत घालमेल है, बहुत साफ तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो किस विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जाति की गोलबंदी की बात अगर करें तो उसमें भी घालमेल है। प्रशांत जी, जिनके बारे में अभी शशि जी ने कहा कि आरजेडी ने कहा प्रशांत किशोर पांडे, तो क्या वो दावा कर सकते हैं कि उनके साथ बिहार के ब्राह्मण समुदाय के वोटर जुड़ेंगे? कहना बहुत कठिन है। और अगर प्रशांत जी जाति या जमात की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो फिर ये हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल कहां से खड़ा होता है? हिस्सेदारी और भागीदारी के जरिए प्रशांत किशोर मुस्लिम समाज को, यादव समाज को, अति पिछड़ी जातियों को जोड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ जाति विहीन राजनीति की बात करेंगे, दूसरी तरफ जो पारंपरिक राजनीतिक दल हैं उन्हीं की तरह जाति के आधार पर अगर आप चुनावी रणनीति बनाएंगे तो फिर आपके विचार का जो घालमेल है वो जनता में भी दिखाई देगा। और अंतिम बात रविंद्र जी, इस हिस्से में मैं अपनी अंतिम बात कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, होंगे, लेकिन अच्छा रणनीतिकार, अच्छा शासक हो जाए, अच्छा नेता हो जाए, ये कह देना बहुत सरलीकरण, सामान्यकरण होगा। क्योंकि एक से एक अच्छे मैनेजर जो हैं वो अपने संस्थान को उन्नति है, लेकिन ओनर की भूमिका में जब वो आते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति गांव के भीतर एक हलचल पैदा कर रही है। जो पारंपरिक दलों से क्षुब्ध लोग हैं या जो नए लोग हैं जिनकी आकांक्षा है कि राजनीति में बदलाव हो, वो उनके साथ खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली की धरती है, पंजाब की धरती है या देश का कोई अन्य हिस्सा है क्या? दुर्भाग्य से प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक प्रयोग के लिए जिस जमीन का चयन किया है वो जमीन बिहार की जमीन है, जो राजनीतिक तौर पर बहुत उर्वरा जमीन है और वहां के लोग बहुत बौद्धिक तौर पर, वैचारिक तौर पर तपे तपाए लोग हैं। तो वहां प्रशांत किशोर के सफल होने की गुंजाइश मुझे बहुत कम दिखती है, कम से कम चुनावी राजनीति में। शशि जी, एक सवाल मैं आपसे लेता हूं क्योंकि समय की पाबंदी है और जिस विषय पर ये पूरी बातचीत है, ये विमर्श है, उसको आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है कि अच्छा रणनीतिकार, क्योंकि चुनाव विश्लेषण का अच्छा अनुभव, चुनावी रणनीति का एक बेहतर अनुभव आपके पास भी है और लंबे वक्त का है, तो क्या एक अच्छा रणनीतिकार एक सफल राजनेता सिद्ध हो सकता है या होने की उसकी कितनी गुंजाइश आप देखते हैं? देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत पेचीदा सवाल पूछा है, तो मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि अच्छा एक रणनीतिकार एक अच्छा नेता हो सकता है, इसमें मतलब सोचने की बात नहीं, हो भी सकता है, लेकिन चांसेज इसके बहुत ही कम हैं। उसका कारण क्या है कि जब आप एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में काम करते हो तो आप एक फॉर्म बिल्ड करते हो, एक कंपनी बिल्ड करते हो
और आप नेता को ही बोलते हो ना कि ये काम करो, आप एक नेता से काम करा रहे हो, आप उसको सजेशन दे रहे हो अपनी कंपनी के माध्यम से, और आप एक फिक्स मॉड्यूल में काम कर रहे हो। वो लीडर को आपके सजेशन में से 5 में से 3 चुनता है, 4 चुनता है। जब आप एक नृत्यकार के रूप में जब आप नेता बनते हो तो क्या आपको वो लीडर का इकोसिस्टम मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये दिक्कत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी नेता हो, एक सिस्टम के तहत काम करता है, उसमें करता होता है, उसको अच्छी चीजें होती हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, वो एक नृत्यकार नहीं थे, लेकिन उनके पास भी सिस्टम था एनजीओ का। वो दिल्ली में एक्टिव थे चुनाव के पहले, उन्होंने एक आंदोलन किया था करप्शन के विरुद्ध में, उसका वो नहीं किया था कि उसका चेहरा बन गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर को बिहार में सबसे पहले अपनी राजनीतिक पार्टी में वो काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, खासकर रोजगार और शिक्षा के मसले पर और स्वास्थ्य मसले पर। अगर इस आंदोलन को सपोर्ट जनता का मिल जाता है और उस आंदोलन को सफल बना देते हैं, डेफिनेटली वो सफल हो जाएंगे। लेकिन बिना आंदोलन, बिना तपे बिहार की धरती पर मुझे उनकी गुंजाइश कम लगती है। सीटें वो जीत सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको एनडीए यूपीए से टिकट नहीं मिलेगी, तो विकल्प ही क्या बचता है? प्रशांत किशोर। वीरेंद्र जी, अभी तक आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुना है। जो बात शशि जी कह रहे हैं या जो मेरी चिंता है, उस सब के बीच हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जन सुराज के पक्षधर हैं और जन सुराज का पक्ष रखने के लिए आप हमारे बीच हैं। तो बिहार के भीतर आप लंबे वक्त से आप भी राजनीति को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में बिना किसी वैचारिक पृष्ठभूमि के, बिना किसी जातिगत आधार के, बिना किसी मतदाताओं के भीतर गोलबंदी के, कैसे आपको लगता है कि प्रशांत किशोर और जन सुराज सफल हो सकता है? अभी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गांव में लोगों का कंप्लेन आ रहा है, तो दल अपनी रणनीति बना रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाएगा। वृद्ध लोगों के बीच पेंशन का, जिनको नहीं मिल पाया है उनके बीच पेंशन का काम, जिनको पानी नहीं मिल रहा है जल नल का उसका काम, जो छोटे छोटे समस्याएं गांव में हैं उन समस्याओं पर काम करके जुझारू रूप से जो जन सुराज वाहिनी के कार्यकर्ता है वो शुरू कर चुके हैं, जिससे लगता है कि गांव में एक नया रास्ता हम लोग बना पाए। क्या निष्कर्ष निकलने वाला है बिहार में? निष्कर्ष की सर अभी बात कैसे की जाए, लेकिन अभी तो मुकाबला अगर आप देखें तो डायरेक्ट 2 धुरी के बीच में है, यूपीए बनाम एनडीए। इसमें प्रशांत किशोर जी का स्कोप दिखता है, लेकिन वो लिमिटेड स्कोप है आज के डेट में। अभी चुनाव में समय है, देखना है कि क्या करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की एक और खूबी है, नैरेटिव बनाने में उस्ताद है वो। तो देखते हैं कि नैरेटिव कैसे बना लेते हैं। जब भी वो नैरेटिव बनाए हैं तो उनको हमेशा एक लीडर का साथ मिला है। नरेंद्र मोदी जी का 14 में, बंगाल में ममता बनर्जी जी का, पंजाब में केजरीवाल जी का। यहां वो किसके नाम पर नैरेटिव बनाएंगे? प्रशांत किशोर के नाम पर तो नैरेटिव नहीं बनेगा, ये तो एकदम तय है डेफिनेटली, क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे कहलाने लोग उनको कहने लगे हैं। तो मान लीजिए कि उनके नाम पर नैरेटिव नहीं बनेगा, तो क्या उनके पास कोई ऐसा चेहरा है या खुद अपने चेहरे को वो इतना बड़ा बना पाएंगे कि चुनाव तक एक नैरेटिव बना पाएंगे अपने फेवर में? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज के दिनों में देखने को आया है कि बड़ी संख्या में लोग प्रशांत किशोर के जन सुराज से जुड़ने लगे। नहीं, वो लोग जुड़ रहे होंगे, 2 ही धुरी है, तो हाँ किसी को नहीं है तो यहाँ आएंगे। लोगों को जुड़ना और वोट मिल जाना, दोनों में बहुत फर्क है। तभी आगे देखते हैं, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एक जो मुझे लग रहा है उसमें जो बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, उनको कहीं न कहीं सब लोग इसी इच्छा से जा रहे हैं कि मुझे प्रशांत किशोर जी टिकट देंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। जैसा कि केजरीवाल जी के समय में हुआ, दिल्ली में सारे एनजीओ वाले सब चुनाव जीत गए। इसी तरह के अधिकांश लोग प्रशांत किशोर जी से अभी जुड़ रहे हैं, उनके द्वारा जुड़ रहे हैं। मैं इसमें इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात शशि जी ने कही है। दिल्ली में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम स्वयंसेवी संस्था के लोग जुड़े, चुनाव लड़े, चुनाव जीते। दिल्ली में केजरीवाल लंबे वक्त से सक्रिय थे, बावजूद इसके दिल्ली में सियासी राजनीति की जो शुरुआत केजरीवाल ने की, उसके पीछे उन्होंने जो सबसे बड़ा चेहरा निकाला वो अन्ना हजारे का उन्होंने तैयार किया अपने पक्ष में।
अन्ना हजारे के चेहरे को आगे करके आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई और उसके बाद उसका सफर आगे बढ़ता है। क्या प्रशांत किशोर के पास कोई ऐसा चेहरा है जिसके दम पर वो बिहार की जनता को इकट्ठा कर ले? जैसे जनसुराज उन्होंने नाम अच्छा रखा है, तो क्या गांधी को लेकर, लोहिया को लेकर, जयप्रकाश जी को लेकर या इस मौजूदा वक्त के किसी आइकॉन को लेकर प्रशांत किशोर उस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि वो कोई एक चेहरा दे पाए जो पूरे बिहार में स्वीकार्य हो? बड़ी अच्छी बात शशि जी ने कही कि बंगाल के भीतर जब वो रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे तो ममता बनर्जी का चेहरा था, जब वो दक्षिण के भीतर काम कर रहे थे एस्टेब्लिश राजनीतिज्ञों का चेहरा रहा है, उत्तर के दल के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ काम करो, ये सारे सियासतदान इनके चेहरे स्थापित चेहरे थे। उसमें भी आप देखिए उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर जब पहुंचते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन के समय, तो वो बीच में छोड़ के चल देते हैं। वो जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पंजाब में, बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं इसका भी विश्लेषण होगा। अब जब प्रशांत किशोर खुल के राजनीति में आए हैं तो उनके हर पक्ष पर लोग बात करेंगे और इसमें एक बड़ी चुनौती ये होगी कि प्रशांत किशोर कोई बड़ा चेहरा बिहार की जनता के सामने रख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर को लेकर जो नैरेटिव की बात अभी शशि जी कर रहे थे, तो धारणा तो इस पर भी बनेगी कि प्रशांत जी पर्ची निकाल के पूरे बिहार में लिख रहे थे कि कांग्रेस 50 क्रॉस नहीं करेगी, बीजेपी को 300 से नीचे मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो पर्ची क्या हो गया? इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो जब धारणा की राजनीति होगी तो प्रशांत किशोर के उस पर्ची पर भी बातचीत होगी, उसका भी विमर्श खड़ा होगा कि कैसी रणनीति थी, चुनाव की समझ उनकी इतनी व्यापक है तो फिर ये समझ यहाँ चूक क्यों गई 2024 में, उस पर भी चर्चा होगी। और प्रशांत किशोर को खुद अपने कंफ्यूजन की राजनीति से निकलना पड़ेगा, या तो वो घोषित करे कि जनसुराज एक राजनीतिक दल है और वो उसके मुख्य कर्ता है। अभी तक वो खुद ही कहते हैं नहीं मैं पीछे हूं, चेहरा आगे जरूर दिखते हैं लेकिन घोषित तौर पर वो जनसुराज किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नहीं है। वो ये कहते हैं हम अच्छे लोगों को राजनीति में बढ़ाएंगे। तो आपकी भूमिका क्या है? लोग किस पर भरोसा करें? ये प्रशांत किशोर बताएंगे बिहार की जनता को ना कि मान लीजिए अगर उनके लिए बिहार की जनता मन भी बना ले तो उनका चेहरा कौन होगा सीएम कैंडिडेट का और उनकी रणनीति क्या होगी। केवल ये कह देना कि बिहार में भ्रष्टाचार है, अपने बच्चों के लिए वोट करिए, तो बच्चों के लिए लोगों ने वोट कर दिया, तो आगे प्रशांत जी का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, उनकी रणनीति क्या होगी? ये तमाम मामले हैं जिस पर सवाल पूछा जाएगा। जी जी, क्या आप सिर्फ एक अपने प्रबंधन के बल पर जो चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं उसके बल पर ही और बिना किसी चेहरा पर प्रशांत जी क्या सफल हो पाएंगे आपका जनसुराज बिहार? ये अभी तो समीक्षा चला है, हर जिले में लोग उनके नजदीक जा रहे हैं, उसमें अच्छे लोग निकलेंगे जिनको चेहरा भविष्य में बनाया जा सकता है। तो मिला जुला करके बात यही सामने आई कि जो प्रशांत जी है अभी सिर्फ अपना त्याग कर रहे हैं, अभी वो प्रबंधन के बल पर चाहते हैं कि बिहार में 243 सीट पर भी चुनाव लड़े और सरकार बना ले, जो कि अब तक की स्थिति में संभव नहीं दिख रहा है। वो कहीं कुछ सीटों पर कुछ सफलता पा ले वो अलग की चीज है, या कुछ वोट मतलब प्रतिशत उनको आ जाए वो अलग की चीज है, लेकिन अब तक की स्थिति में प्रशांत किशोर जी और उनका जनस्वराज दूसरे विकल्प के रूप में सामने नहीं दिख रहा है। क्या सचिन है? आप सही बोल रहे हैं। देखिए निष्कर्ष आपके सामने जो हम लोग बात किए, राजनीति में कोई भी सफल हो सकता है पर तमाम चीजें रखेंगे जितना आसान नहीं है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी और व्यापक पैमाने पर जब आप सफलता रखते हो तो हमेशा बोलते हैं कि इलेक्शन इज ऑल अबाउट प्लेस, टाइमिंग, नैरेटिव, परसेप्शन एंड मोमेंटम। प्लेस बिहार है, प्लेस पंजाब और दिल्ली नहीं है जो छोटा स्टेट है और वहां एक लीडर था और जल्दी क्रांति हो जाती है। ये बिहार है, यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है फसल उगाने के लिए। टाइमिंग यह है तेजस्वी यादव, आप लाख दिन इनकार कर दे लेकिन तेजस्वी यादव के साथ यादव वोट इंटैक्ट है। मुसलमानों में रोष है वो अलग फैक्टर है। दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू का एक साथ है, नीतीश कुमार डिक्लाइन की ओर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका वोटर इनके तरफ आ ही जाएगा ओबीसी वोटर। तो तमाम ऐसे सवाल है और सबसे बड़ा चीज है कि किसके नाम पर नैरेटिव बनाएंगे प्रशांत किशोर। ओवरऑल चुनाव तो नैरेटिव पर होगा कि ठीक है भैया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे
तो उधर से तो तेजस्वी यादव है, आपके ओर से कौन है? आप ही हैं। तो अगर ये बोलेंगे कि हाँ हम ही हैं तो ठीक है, फिर चुनाव बनेगा प्रशांत किशोर पांडे वर्सेस तेजस्वी यादव, और वर्सेज देखना पड़ेगा बीजेपी की ओर से कौन होते हैं। तो उसमें कैसे झेल पाएंगे? तो बहुत ऐसे सवाल है। अब अमिताभ जी ने एक छोटा सा सवाल किया, आप यकीन मानिए बिहार के गांव गांव में छोटा बच्चा बात करेगा कि अरे यार ये तो वही है ना जो बोलने रहे कि कांग्रेस 50 भी ना पार करी। कैसे जवाब दे पाएंगे इसका? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, और उनको तय करना पड़ेगा। वो बार बार एक चीज बोलते हैं कि मैं गांधी के साथ हूं, मैं गोडसे के साथ नहीं हूं। वो अपने हर मीटिंग में अंदर खाने बोलते हैं। तो अब तो तेजस्वी यादव ये भी आपसे सवाल उनसे पूछेंगे कि बताइए दीजिए आप किसके साथ हैं, और अगर गांधी के साथ हैं तो फिर हम ही पर डायरेक्ट क्यों अटैक करते हैं, हमेशा भाजपा पर क्यों अटैक नहीं करते हैं? क्योंकि उनसे अगर देखें 80% अटैक तो उनके तेजस्वी पर होते हैं, 20% भाजपा पर होते हैं। तो तमाम सवाल जवाब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अभी तो सिर्फ वो जवाब दे रहे हैं और उनसे मनमाफिक सवाल पूछे जा रहे हैं। जनता के सवाल मनमाफिक नहीं होते हैं, वैसे होते हैं जिसका जवाब आपको नहीं जुटेगा। तो देखना है। तो जो बातें आई सामने उसमें लग रहा है कि प्रशांत जी को अभी 2030 का इंतजार करना चाहिए। इस बीच में संघर्ष तो करते रहे, 2030 में अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। बीच में कोई और नए बड़े चेहरे को जोड़े। एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ इस विमर्श में, पूरी बातचीत में आप तीनों महानुभाव इसका एक एक करके उत्तर दे सकते हैं। जिस वक्त में बिहार की सियासी जमीन पर जन स्वराज के नाम से एक प्रयोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसी वक्त में लेट्स इंस्पायर बिहार नाम का एक प्रयोग बिहार के गली गली में है, और ये प्रयोग बिहार के ईमानदार कर्मठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी कर रहे हैं। तो अगर यही पैमाना है तो उन्होंने एक बड़ी रैली की थी पिछले दिनों बेगूसराय के भीतर, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और लेट्स इंस्पायर बिहार न केवल बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय में बल्कि वो देश के अन्य राज्यों में भी जहां कहीं भी बिहार की आबादी है वहां भी उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके संगठन हैं। और जिस तरीके से जन स्वराज अभी तक राजनीतिक इकाई नहीं बना है, उसी तरीके से लेट्स इंस्पायर बिहार भी एक सामाजिक इकाई है, राजनीतिक इकाई नहीं। और अगर ये पैमाना है, लोगों का जोड़ना अगर पैमाना है, तब तो प्रशांत किशोर से ज्यादा वक्त बिहार की राजनीति में या बिहार के सामाजिक जीवन में विकास वैभव जी ने लगाया। तब तो उन्हीं को मुख्यमंत्री कैंडिडेट होना चाहिए बिहार में, और वो जगह उनको संभाल लेना चाहिए। इससे पहले एक और प्रयोग हुआ था, दरभंगा जिले से पुष्पम प्रिया चौधरी निकली थी। पहले दिन अखबारों के जरिए उन्होंने बता दिया था कि भावी मुख्यमंत्री वो बनने जा रही है बिहार की, और खूब घूमी थी, पूरे बिहार में चर्चा खूब बटोरी थी। अलग बात है कि कुछ कर नहीं पाई। तो प्रशांत किशोर जी को मैं उस तरीके से नहीं ले जा रहा हूँ, पुष्पम प्रिया चौधरी के बराबर नहीं बिठा रहा हूँ, लेकिन हाँ विकास वैभव जी और प्रशांत किशोर जी दोनों दो प्रयोग कर रहे हैं। तो एक पैमाने पर दोनों को रख के देखना पड़ेगा कि भाई इन प्रयोगों का बिहार की राजनीति में क्या होगा। और दूसरा, बिहार तीसरे ध्रुव की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए पूरे देश में जब वामपंथ समाप्ति की ओर है तब बिहार में वामपंथ को संजीवनी मिली है। इससे पहले भी तीसरे मोर्चे की वकालत जब हुई थी तो कोसी और सीमांचल के इलाके में देख लीजिए किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कमाल किया था। अलग बात है बाद में उनके विधायक उनके रहे नहीं, वो निकल लिए। तो तीसरे ध्रुव की चर्चा बिहार में होती रहती है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज की वो स्थिति बन गई है कि वो तीसरा ध्रुव साबित होंगे? मैं इस बात से सहमत हूं कि जो टिकट से वंचित लोग होंगे वो प्रशांत किशोर जी के पास इस आशा और उम्मीद के साथ जाएंगे कि उनकी रणनीति के भरोसे हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में तीसरी रेखा खींच देंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। और बल्कि मैं तो मानता हूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार को अगर शायद वो साथ जोड़ लें और विकास वैभव जैसा कोई चेहरा हो तो हो सकता है शायद और बेहतर होगा, कि बिहार में प्रशांत किशोर से ज्यादा तो विकास वैभव जी ने समय लगाया। आपको कुछ कहना है? अभी तो जन स्वराज पार्टी बनी नहीं है और सभी जगहों पर हम लोग समीक्षा करके अच्छे लोगों को निकाल रहे हैं, रास्ता तलाश रहे हैं। लोगों का झुकाव और जुड़ाव बड़ी तेजी से है। समाज के अंतिम पादान के आदमी और जो राजनीतिक चेतना रखते हैं, जात पात से ऊपर उठ के कुछ काम करना चाहते हैं, वैसे लोग भारी संख्या में जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। जात पात से ऊपर उठ के अपनी जात पात का जो आधार है
बिहार में बना हुआ उसको तोड़ने के लिए उसी जाति के लोगों को तो देना ही पड़ेगा ना। फिर उस तरह से जिस तरह से लोगों ने बंटवारा कर दिया है ऊपर उठ के ही होगा ना। फिर हर जाति में अच्छे लोग सामने आए कि प्रशांत किशोर भी उसी जात पात के धारा पर चाहते हैं कि हम बिहार में जब अपना स्थान बनाए, तो अभी उनको संघर्ष और करने की जरूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत आभार।